हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लगातार आपके समक्ष संविधान की क्लासें प्रस्तुत करते आ रहे हैं और इसी प्रकार हमारी संविधान की क्लासें चैप्टर वाइज जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट प्लस चैप्टर वाइज दोनों की क्लासें आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं और उसी प्रकार से हमारी क्लासें लगातार आपके सामने प्रस्तुत होती रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास में हमारा क्या क्या टॉपिक है, किस टॉपिक की आज हम बात करेंगे। तो आज देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सुप्रीम कोर्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय की बात है। यानी कि अगर हम इसे तीनों नामों से जानते हैं, देखिएगा तीनों नाम कौन कौन से हैं। यानी कि इसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कुछ अलग नहीं है हमारे पास में। जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं उसी को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसी को हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। यानी कि कोई भी हमारे पास में अलग से फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, एक ही चीज है, यानी कि तीनों को एक ही नाम से हम जानते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक के एक एक पॉइंट को आप समझिएगा, क्योंकि समझेंगे तभी हम क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि वैकेंसी मात्र एक बार आती है, डेली डेली वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, एक साल बाद ही वैकेंसी आएगी, अभी तो नहीं आएगी। बट इस बार अगर पेपर क्लियर नहीं हो गया तो एक साल आपको और वेट करना पड़ेगा और आपकी जो तैयारी है वो भी बेकार हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी, वो तैयारी तो आपको फायदेमंद होगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक ही बार में आप लोग क्रैक कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। पूरी पूरी सीरीजें हमने कराई है आपको, साइंस को कंप्लीट सीरीज कराई है आपकी। ठीक है, यूपी जीके कंप्लीट सीरीज है। अब हमारी संविधान की सीरीज लगातार हो रही है आपके समक्ष प्रस्तुत। तो देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत में तीन प्रकार के कोर्ट होते हैं, जिसमें सबसे ऊंचा आपका होता है सुप्रीम कोर्ट। चलिएगा नए पेज से देखते हैं। तो देखिएगा, हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की। किसकी बात करते हैं? उच्चतम न्यायालय की हम बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय बोले हम इसे, या अभी मैंने आपको बताया था सर्वोच्च न्यायालय बोले, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है हर व्यक्ति को कि क्या हम इसे बोलें सुप्रीम कोर्ट बोलें। ओवरऑल एक ही शब्द हमारा प्रयोग होता है, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। किस नाम से जानते हैं इसे हम? तो सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि अपील का सर्वोच्च न्यायालय भारत में कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम अपील का सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ठीक है, तो देखिएगा इसकी बात अगर हम करें तो देखिएगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, जो कहां पर है आपका। ठीक है, अगर आर्टिकल नंबर 124 की बात करें तो 124 की बात करें तो कह सकते हैं भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह एक उच्चतम न्यायालय होगा। तो देखिएगा, भारत में एक उच्चतम न्यायालय जो कहां पर है? आपके दिल्ली में है। कहां पर है? आपके दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली में आपका क्या है? उच्चतम न्यायालय। लेकिन हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा, हाईकोर्ट भारत में कितने हैं, यानी कि उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में? तो हम कह सकते हैं भारत में उच्च न्यायालय है आपके 25। तो 25 अगर उच्च न्यायालय है भारत में, तो कोई ना कोई आपके भारत में 28, यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता हमसे? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ध्यान से समझिएगा, भारत राज्यों का संघ है। यानी कि कह सकते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, यूनियन ऑफ ग्रुप्स नहीं है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। जब भारत राज्यों का संघ होगा तो एक बात बताइएगा कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ओवरऑल 36 हुआ। यानी कि तो आपके पास हाई कोर्ट कितने हैं? आपके पास हाई कोर्ट तो आपके पास कितने हैं? 25 है। तो कितने ज्यादा हैं आपके राज्य, है ना? 11 तो कहीं ना कहीं अटैच करते होंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक आपके हाई कोर्ट में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो देखिएगा, भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की जाती है और अनुच्छेद आपके 124 से लेकर 147 आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। 124 से लेकर 147 आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को हम कह सकते हैं न्यायपालिका के नाम से भी जानते हैं। अब भारतीय संविधान में दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि न्यायपालिका कहां से ली गई,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लेगी, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। हमारे भारतीय संविधान की न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका बनाती है कानून, और कानून बनाने के लिए न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, कानून की व्याख्या करने के लिए क्या करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। क्योंकि भारतीय संविधान में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, न्यायपालिका कार्यपालिका उसको पारित करती है, और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। तो भारतीय संविधान की जो न्यायपालिका पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि न्यायपालिका कहां से ग्रहण की है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हमने किसकी स्थापना करी है, तो हमने न्यायपालिका की स्थापना की है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमें कहाँ मिली है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमें अमेरिका के संविधान यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ग्रहण किया है। किसे ग्रहण किया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ये बात आप याद रखिएगा, इतनी सी बात हमें याद होनी चाहिए। यानी कि भारतीय संविधान में 124 से लेकर 147 आर्टिकल है। ठीक है, अब देखिए भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत का क्या होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय कहां पर है भारत में, तो भारत में उच्चतम न्यायालय आपके दिल्ली में है। कहां पर है, दिल्ली में है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थापित है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल नंबर 130 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 130 बताता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थापित होगा। कहां पर होगा, दिल्ली में स्थापित होगा, यानी कि दिल्ली में ही स्थापित है। बिल्कुल 100% कहां पर है, दिल्ली में स्थापित है। दिल्ली भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 AA के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 AA के अंतर्गत दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। 239 AA के अंतर्गत दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, पॉइंट वन पॉइंट को समझेंगे अच्छी तरीके से। यानी कि आसन कहां पर होगा, तो देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का जो आसन होगा वो कहां पर होगा, आपके दिल्ली में होगा। तो आसन है आपके दिल्ली में। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय से कई सारे देखिएगा। अब हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हम पॉइंट नेक्स्ट की बात करें तो मौलिक अधिकारों का गारंटर कौन होता है, तो मौलिक अधिकारों का जो गारंटर होता है वो कौन होता है, आपका सुप्रीम कोर्ट, या हम कह सकते हैं न्यायपालिका होती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का जो गारंटर होता है वो कौन होता है, आपका संरक्षक जो होता है वो कौन होता है, आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। मौलिक अधिकारों का गारंटर होता है आपकी न्यायपालिका। ओवरऑल अगर हम बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका आपकी होती है। अब न्यायपालिका में दोनों आपके शामिल होते हैं, यानी कि जितने भी कोर्ट होते हैं सब शामिल होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट आपका एससी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, आपके हाई कोर्ट को बोल सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं और हाई कोर्ट बोल सकते हैं, जो कि आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। अगर मान लीजिए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत उसमें रिट दायर करेगा, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में करेगा, किस अनुच्छेद के तहत आपके उच्च न्यायालय में करेगा, यानी कि हाई कोर्ट में करेगा। तो आर्टिकल नंबर अगर बात करें, आर्टिकल नंबर 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में करेगा, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत, 226 के तहत, ठीक है, आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट में अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो रिट दाखिल करने जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा पावर किसके पास में आता है, हाई कोर्ट में। हम इसको ये भी बताएंगे कौन कौन सी रिटें हैं। ठीक है, अभी हम यहीं पर पढ़ेंगे अच्छा कि कौन कौन सी रिटें हैं। ठीक है, आपकी डिमांड पे यहीं पर हम देखेंगे कौन कौन सी रिटें हैं। तो देखिएगा, जो किसके पास अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो पावर किसके पास ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है या हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर। देखिएगा सब मामलों में, यानी कि दुनिया के जितने भी मामले होते हैं, भारत के जितने भी मामले आपके होते हैं, उन सभी मामलों में पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन मौलिक अधिकारों के संरक्षक में जो पावर है वो आपके हाई कोर्ट के पास ज्यादा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्तियां हैं। तो कहां रिट दायर करेंगे, सबसे पहले आप हाई कोर्ट में जाइएगा।
अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मौलिक अधिकारों का टॉपिक हमने जब पढ़ाया था, फिर भी उसमें आपको मैंने बताया था कि कितनी रिटें हैं, कैसे कैसे रिटें हैं, ये सब हमने बातें वहां पर बताई थी। तो रिटें हमारी कितने प्रकार की, रिटें हमारी 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, परमादेश होती है, अधिकार परीक्षा होती है, उत्प्रेषण होती है, प्रतिषेध होती है। 5 रिटें हमारी होती है, जिसे आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत कहा जाता है। और नगर पालिका जो हमारी, न्यायपालिका जो होती है, नगर पालिका नहीं सॉरी, न्यायपालिका जो हमारी होती है, वो 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत जाएगी। पावर किसके पास ज्यादा है मौलिक अधिकारों के रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए? तो आपके हाईकोर्ट के पास ज्यादा पावर है अकॉर्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट से पढ़ी है हमने। आर्टिकल नंबर 124 हमें बताता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, भारत में एक ही उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, ये बात तो हमें पता हो गई है। अब हम सीधे क्वेश्चनों के साथ मूव करेंगे, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, कितने बेहतरीन प्रश्न पेपर बन सकते हैं, इन सभी प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और ये सभी प्रश्न हमारे यहीं पर आते हैं। देखिएगा, ये आपके नोट्स हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये नोट्स हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे बात करें भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किस वर्ष किया गया था, तो देखिएगा भारत का उच्चतम न्यायालय, मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में क्या होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया था। लेकिन अगर यहीं पर अगर डेट पूछी जाती है कब किया गया, तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। लेकिन ये अस्तित्व में आ गया था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 की भी तारीख यहाँ पर मेंशन करी जा रही है। क्यों करी जा रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बताएंगे। 26 जनवरी 1950 मिले या 28 जनवरी 1950 मिले, तब आप ओवरऑल क्या लेके आएंगे। लेकिन अभी तो हम कह सकते हैं कहाँ आपके आया, तो 1950 में आया था। कब आया था, 1950 में आया था ओवरऑल। अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। अब देखिएगा, अभी मैंने आपके लिए 2 तारीखें लिखी थी। एक तो 26 जनवरी 1950 की डेट लिखी थी, 26 जनवरी 1950 की डेट को लिखा था। और उसके बाद मैंने आपको 28 जनवरी 1950 की डेट को लिखा था। तो देखिएगा, स्थापना कब हुई। अब एक प्रश्न आपके दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये स्थापना हुई थी। स्थापना किस दिन हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। और ये क्या आया था, ये अस्तित्व में आ गया था। यहां से पूछा था अस्तित्व में कब आ गया या उद्घाटन कब हुआ पूरी तरीके से। तो उद्घाटन हम कह सकते हैं, उद्घाटन कब हुआ, तो उद्घाटन देखिएगा जब हुआ था तब तारीख थी 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के जस्ट 2 दिन के बाद उद्घाटन हुआ था, 2 डेज के बाद उद्घाटन हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक पॉइंट को स्पष्ट करना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप समझेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे पेपर में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। अस्तित्व पूछा था तो उद्घाटन पूछा जाता तो 28 जनवरी को। अब देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया, तब आंसर क्या होगा, 28 जनवरी 1950। ये क्या था, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था। यानी कि संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण हुआ था आपके। तो संविधान का जो निर्माण हुआ था उसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, यानी कि अप्रॉक्स में कह सकते हैं 2 वर्ष से अधिक का समय लगा और 3 वर्ष से कम का समय लगा। अभी एक पेपर पूछा गया था पेपर में कि संविधान का निर्माण करने में कितना वर्ष लगा, तो संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम का समय लगा था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये तो सभी को पता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो कौन करेगा, चलिए, भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं।
कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के तहत बताया जाता है? अनुच्छेद नंबर 52 के तहत बताया जाता है। भारत के रक्षा मंत्री होंगे, भारत के गृह मंत्री होंगे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। और कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 52 जो है वो क्या होगा? भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति का पद होगा जो कि देश का प्रथम नागरिक भी होगा, जो कि देश का प्रथम नागरिक भी आपके होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी के पेपर में पूछा गया है, हो सकता है आपके पेपर में पूछा जा सके, लेकिन नहीं तो छोटे छोटे प्रश्न भी इससे बनते हैं। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो भाई मैं तो ऐसे बैठा हूं, आप बताइएगा कि इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है। 1 से 2 मिनट तो हमें प्रश्न पढ़ने में ही लग जाएंगे। कॉलेजियम पद्धति के बारे में बात कर रहा है। कॉलेजियम पद्धति आखिर होती क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक प्रश्न जब पूछा गया था तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया होगा पेपर में, बहुत ही ज्यादा टफेस्ट एग्जाम में पूछा हो गया, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है कॉलेजियम पद्धति। अब देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उस समय न्यायालय के 4 वरिष्ठतम सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। अब भाई सदस्य कितने हैं? 5। तो 5 सदस्य में से एक तो मुख्य न्यायाधीश आपके हो गए, एक क्या हो गए? आपके मुख्य न्यायाधीश हो गए, और 4 क्या हो गए? 4 आपके वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए। तो बात तो ठीक है कि कंप्लीट हो गया, यानी कि 4 का एरिया क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। संसद के कानून द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो संसद के कानून द्वारा कॉलेजियम पद्धति को विकसित की गई है? बिल्कुल नहीं करी गई, संसद के कानून के द्वारा नहीं, खुद के घोषणाओं और निर्णयों के द्वारा इसे घोषित किया गया था। घोषणाओं और निर्णयों के द्वारा इसे घोषित किया गया था। जो भी निर्णय किए गए थे उसके अकॉर्डिंग ही इसे विकसित किया गया था, संसद के अधिनियम के द्वारा नहीं। कानून की जगह हम अधिनियम भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अधिनियम के द्वारा इसे बनाया गया था, अधिनियम के द्वारा इसे नहीं बनाया गया था, यानी कि ये तो गलत हो गया। ठीक है, अधिनियम के द्वारा इसे नहीं बनाया। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के माध्यम से की जाती है। अब अगर आपके पेपर में प्रश्न बनता है कि उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस पद्धति के तहत की जाती है, तो हम कह सकते हैं कॉलेजियम पद्धति के अकॉर्डिंग की जाती है। ये भी आपका क्या है? ठीक है। कॉलेजियम पद्धति की शुरुआत 1993 में न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा ऐतिहासिक प्रथम न्यायाधीश के मामले में की गई। तो देखिएगा, कॉलेजियम पद्धति की शुरुआत सिर्फ 1993 में की गई, ये तो बात ठीक है, लेकिन किसी ने करी नहीं थी। ठीक है, ये सब क्या हो गया? गलत हो गया, यानी कि पहला और तीसरा सही है। तो देखिएगा, पहला और तीसरा सही है। तो आप नोट कर लीजिएगा प्रश्नों को। देखिएगा 340 प्रश्न है, और आपको पता होना चाहिए कि 340 आर्टिकल जो है वो आपके ओबीसी से संबंधित है। ठीक है, 340 जो आर्टिकल है वो आपकी ओबीसी से संबंधित है, याद रखिएगा। यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, आपके पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है आपके ओबीसी, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से आपके संबंधित है 340 आर्टिकल। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अगर न्यूनतम आयु की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम जो आयु है उसका कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम आयु नहीं होनी चाहिए उसके लिए, न्यूनतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु हो सकती है कितना? 65 वर्ष। तो इसमें अधिकतम आयु ही पूछी गई होगी, यानी कि अधिकतम आयु कितनी होती है आपके? 65 वर्ष अधिकतम आयु हो सकती है। ठीक है, कितने वर्ष? 65 वर्ष अधिकतम आयु हो सकती है। अब देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता के संबंध में कथन पूछा जा रहा है, यानी कि योग्यता के संबंध में कौन कौन से कथन जो है वो ठीक है इसमें। ठीक है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या यही प्रश्न सही है सिर्फ? उसे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्षों तक कार्य किया हो,
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्षों तक कार्य किया हो। उसने मुंसिफ न्यायालय में वकील के रूप में कार्य किया हो, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है, अधिकतम आयु 65 वर्ष है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ ठीक है। देखिएगा कितनी समझदारी से प्रश्न बनाया गया था कि ऐसा कि भारत का नागरिक हो, यानी किसी भी संवैधानिक पद के लिए भारत का नागरिक होना तो जरूरी है। ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्टियल क्वेश्चन था, ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है आपका? ठीक है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? आपके राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा सकता है, कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है, विधि मंत्री, या केवल राष्ट्रपति? अदला बदली कौन कर सकता है? तो अदला बदली आपकी पार्लियामेंट कर सकती है, और केवल हटा कौन सकता है? तो केवल राष्ट्रपति जी ही हैं जो हटा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? ठीक है, अब प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। ये उच्च न्यायालय का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। स्वयं राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति, विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव द्वारा। तो इसका आंसर कौन हो सकता है? आंसर नंबर सी, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, क्योंकि नियुक्ति भी इन्हीं की सलाह पर की जाती है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? देखिएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर अगर बात करें 126, 127, 128, 125, तो भारतीय संविधान के विभिन्न आर्टिकल हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसमें ठीक होगा? तो देखिएगा 125, 126, 127, 128 सभी की बात कर लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 125, आर्टिकल नंबर 125 की बात करेंगे, तो देखिए उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन व भत्ते होते हैं आपके, यानी कि वेतन व भत्ते, वेतन प्लस भत्ते आपके होते हैं। कहाँ से मिलते हैं इनको? तो भारत की संचित निधि से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? भारत की संचित निधि से। तो भारत की संचित निधि किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है आपके? तो हम कह सकते हैं भारत की संचित निधि आपके अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आती है, 266 के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका अनुच्छेद नंबर 125 हो गया। अब उसके बाद अगर बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 126, तो अनुच्छेद नंबर 126 है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि कार्य करने के लिए किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, तो कार्यकारी न्यायाधीश होगा। आर्टिकल नंबर 127 में आता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो किसी भी न्यायाधीश को जो कि सेवानिवृत्त हो सकता है या सेवानिवृत्त हो चुका हो, उसे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा, लेकिन वह न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। तो किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करेंगे और वह न्यायाधीश के रूप में नहीं माना जाएगा। इसीलिए आर्टिकल नंबर 127, आर्टिकल नंबर 128, ठीक है, बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है, तो याद रखिएगा सबके सब आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 124 भी यहां पर कर लेते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन यानी कि एससी कोर्ट का गठन। ठीक है, आप देखिएगा सब आर्टिकल एकदम सेम लिखे हुए हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, जो आपने समझे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है उस प्रकार के,
ठीक है, तो यहां से आर्टिकल क्या हुआ, तदर्थ की बात कर रहा है, तदर्थ न्यायाधीश को न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, तो सेवानिवृत्त किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि कौन कर सकता है, आर्टिकल नंबर 127 के अंतर्गत कार्यकारी पूछा था तो 126 होता, वेतन व भत्ते पूछा था तो 125 होता, और आपके सेवा यानी कि बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति या उपस्थिति, तो बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 128 आपके आता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में होगी, तो सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में होगी, कौन सा आर्टिकल घोषित करता है इस बात को, तो देखिएगा दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली दिल्ली को डिजाइन किसने किया, एडवर्ड लुटियास ने किया था, एडवर्ड लुटियास ने दिल्ली को डिजाइन किया था, राइट। तो एडवर्ड लुटियास ने किसको डिजाइन किया था, दिल्ली को डिजाइन किया था। और दिल्ली की स्थापना किसने करी, दिल्ली आपकी राजधानी क्षेत्र है, अंगनपाल ने दिल्ली की स्थापना करी। अब भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली पर है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, आपके 130 अनुच्छेद के तहत, किसके तहत होता है, 130 आर्टिकल के अंतर्गत आपके है। ठीक है, याद रखिएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 130 आर्टिकल के अंतर्गत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, तो मूल अधिकार क्षेत्र को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, तो 131 के तहत परिभाषित किया गया है मूल अधिकार क्षेत्र को। ऐसे ही प्रश्न आपके आर्टिकल से आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो देखिएगा जो अधिकार क्षेत्र होते हैं उसमें कौन सा नहीं आता, मूल तो आपका आता है आर्टिकल नंबर 131, आर्टिकल नंबर 132, कॉलेजिएट क्षेत्राधिकार नहीं आता, सलाहकार 143, यानी कि आर्टिकल नंबर राष्ट्रपति को सलाह ले सकता है 143, आर्टिकल नंबर 132 और आर्टिकल नंबर 131, ये सभी आपके आते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ए वाला नहीं आता, तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, अपीलीय तो आपका आता है, अभी पढ़ा, मूल अधिकार भी आता है, सलाहकार भी आता है, और आपका वित्तीय नहीं आता। कौन सा नहीं आता, यानी कि वित्तीय नहीं आता। ठीक है, याद रखिए कौन सा अधिकार क्षेत्र नहीं आता, तो वित्तीय अधिकार क्षेत्र नहीं आता है आपके सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में। फिर सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है, मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद के तहत आता है, 131 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 131 आर्टिकल के अंतर्गत आता है मूल अधिकार क्षेत्र। कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है, देखिए आतंकवाद से संबंधित घटनाएं ये तो नहीं आती हैं, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद बिल्कुल आता है, आपराधिक मामले, तो आपराधिक मामले आपके नहीं आते, अपील में आते हैं, अपीलीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं, राष्ट्रीय अखंडता से संबंधित मुद्दे ये भी नहीं आते, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक एक कभी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, विभिन्न संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों से संबंधित है, किससे संबंधित है, विवादों से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय भवन के मुख्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय भवन के मुख्य भवन समूह की रूपरेखा निम्नलिखित में से किस वास्तुकार के द्वारा तैयार की गई थी, तो भाई वास्तुकार बताना है, अनंत दामोदर राजे, गणेश भीकाजी देओलीकर, बसंत कामत, अच्युत पुरुषोत्तम कान बिंदे, किसके द्वारा की गई थी, एक से एक बड़ा नाम है भाई, एक से एक बड़ा नाम है, गणेश भीकाजी देओलीकर के द्वारा की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय भवन के मुख्य समूह की रूपरेखा कौन से वास्तुकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र में अवधारणा किस देश से ली गई, तो सलाहकार क्षेत्र कहां से लिया हमने, ब्रिटेन के संविधान से लिया, और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था भी हमने ली थी, संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया।
उसके बाद बात करेंगे संसदीय व्यवस्था के बाद बात करेंगे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता के अकॉर्डिंग और बात करेंगे तो देखिएगा आईएएस का पद, फिर कैग का पद भी हमने वहीं से लिया, आपके कहां से, ठीक है, कैग का पद भी हमने ग्रहण कर लिया वहां से। ओके, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को ग्रहण किया था, समवर्ती सूची को ग्रहण किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके, कनाडा से राज्यपाल का पद लिया हमने, ऐसे बहुत सारे पद लिए हैं, शुरुआत में मैंने आपको सब बताए हैं। भारत में न्यायपालिका के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो न्यायपालिका के संबंध में कौन से कथन सही हैं, यानी कि न्यायपालिका जुडिशरी की बात की जा रही है, जिसका हम टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं। अनुच्छेद 122 को एक मुख्य न्यायाधीश और 7 मुख्य न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो देखिएगा 122 तो आपके न्यायपालिका से संबंधित है ही नहीं, वो तो कट कर देंगे। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्यों परामर्श किया जाएगा, किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए परामर्श किया जाता है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है, अभी पढ़ाया था मैंने 65 वर्ष की आयु तक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विधायिका व कार्यपालिका के नियंत्रण से पूरी तरह से क्या है, प्रभाव से मुक्त है, तो ये भी ठीक है, पूरी तरह से प्रभाव से क्या है, मुक्त है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन आया होगा तो एकदम लल्लन टॉप की तरह आपने आंसर लगा दिया होगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, एकदम जबरदस्त है, कुछ भी हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। गलती आपसे, उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी उच्च न्यायालय को भी प्रदान है, यानी कौन सी ऐसी उच्चतम न्यायालय की शक्ति है जो कि उच्च न्यायालय को भी प्रदान है। सलाहकारी शक्ति नहीं है, सिर्फ उच्च न्यायालय के समक्ष किसी मामले में पूर्ण न्याय करने की शक्ति, ये भी नहीं है। अभिलेख न्यायालय की शक्ति ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, जो कि उच्चतम न्यायालय को भी प्राप्त है और आपके उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। भारतीय न्याय व्यवस्था के परिक्षेप निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है, यानी कि भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में कौन सा वाक्य गलत है। जनहित याचिका उन लोगों के लिए दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो, शुरुआत में मैं बताया था, जिनके अधिकारों का हनन होता है वो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल नंबर 36 के अंतर्गत 226 के अंतर्गत कहाँ जाएंगे, आपके हाई कोर्ट जाएंगे। किसके पास ज्यादा पावर है, तो आपकी पावर जो ज्यादा है वो किसके पास है, तो भाई पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा ना होकर उसकी तुलना में हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है। अगर आरोपी का बचाव का अवसर नहीं दिया गया हो तो उसे निष्पक्ष सुनाई नहीं कह सकते। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो भाई केंद्र व राज्यों के विवादों के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करती है, कौन सा गलत है, तो यही वाला तो गलत है, हस्तक्षेप करती है, यानी कि हस्तक्षेप कर सकती है। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है तो उसे निष्पक्ष सुनाई नहीं कह सकते, ये भी ठीक है। जनहित याचिका उन लोगों की ओर से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो, शुरुआत में ही पढ़ा, ठीक है। आप देखिएगा आपने थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी और आपने टोटल स्टेटमेंट क्वेश्चन वहां से लगा दिए, तो थोड़ी सी डिटेल पढ़ने के बाद में आपके जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं वो सब आप कंप्लीट अच्छी तरीके से लगा देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी एक ही बार आती है एक साल में, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक बार में 2 बार वैकेंसी आ जाए, तो ठीक है। तो याद रखिएगा कि करीब 10 लाख फार्म पड़ा हुआ है आपके आरओ के एग्जाम में, 10.39 लाख, जिसमें से मात्र वैकेंसी है आपके 411, जिसका मात्र 15 गुना यानी कि लगभग में 6500 करीब लोग बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो देखिएगा इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई है, तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। ये दूसरा पॉइंट भी तो आपने कभी सोचा होगा अपनी जिंदगी में, ठीक है, तो सोचा है तो ठीक है, नहीं सोचा फिर भी ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि जब तक पढ़ाई करिएगा तब तक मत सोचिएगा कि दोबारा से हमें करना आखिर क्या है।
ठीक है। तो जब से जैसे जैसे आपके लिए हम टॉपिक ला रहे हैं, यानी कि संविधान की चिंता आप छोड़ दीजिएगा, पूरा का पूरा संविधान आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कौन से कथन विचार कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया है। 65 वर्ष की आयु तक वो रह सकते हैं, लेकिन तय नहीं है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल, संसद की सिफारिश पर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से निष्कासित किया जा सकता है। वह निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया है, तो तय किया है कि 65 वर्ष तक रहेंगे। कितने? 65 वर्ष तक रहेंगे, यानी कि तय तो किया है कि 65 वर्ष तक रहेंगे, इसके बाद वो नहीं रह सकते। तो तय किया है यानी कि 2 और 3 ही सही होंगे, तय नहीं किया है नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल 2 और 3 ही सही होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने पद धारण करने से पूर्व द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान करता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जब हो जाती है तो वो पद ग्रहण कर लेता है, उसके बाद वो प्रतिज्ञान या शपथ किसके समक्ष प्रस्तुत लेता है। तो देखिएगा उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय तो बनी रहा है। ठीक है, और देखिएगा उपयुक्त यानी कि राष्ट्रपति या उसके समक्ष कोई भी व्यक्ति होता है उसके समक्ष लेता है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय तरफ वरिष्ठ न्यायाधीश के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन को बस घुमाया गया है, बाकी कुछ क्वेश्चन में नहीं है, यानी करेंगे राष्ट्रपति, अब इसमें वरिष्ठ न्यायाधीशों की सहायता से करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा इसमें भी लॉजिक है आपके कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? केवल वरिष्ठतम न्यायाधीश की सहायता लेंगे या उच्च न्यायालय के भी सहायता ले लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, डी वाला गलत होगा। ठीक है, डी वाला गलत होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल का इस्तीफा किसे लिखकर दे सकते हैं? तो किसे लिखकर दे सकते हैं? अभी तो पढ़ा था मैंने, क्या कहा, स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ने से हमारे छोटे छोटे प्रश्न एकदम क्लियर हो जाते हैं कि भाई ये भी बात ठीक है, एक प्रश्न एकदम क्लियर हो जाते हैं 100%। देखिएगा 360 कर चुके हैं, 360 में क्या है आपके वित्तीय आपातकाल है, 360 में क्या है आपके वित्तीय आपातकाल है। वह आर्टिकल जिसका आज तक कभी प्रयोग नहीं किया गया लेकिन पेपर में हो सकता है इसका प्रयोग कर दिया जाए। ठीक है, आज तक कभी प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि भारत में कभी भी रुपए पैसे की समस्या हुई नहीं। भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के। किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, हीरालाल जे कानिया। भारत के दूसरे ये थे आपके, ठीक है, दूसरे यहां पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में? गठन 1950 में हुआ था, देश में सर्वोच्च अपीलीय अदालत है, बिल्कुल, यह किसी भी अदालत न्यायाधिकरण के साथ साथ कोर्ट मार्शल के फैसले पर सुनवाई कर सकता है। तो कोर्ट मार्शल के फैसले पर भी सुनवाई कर सकता है। यह कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी न्यायालय व ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुनवाई कर सकता है। तो कोर्ट मार्शल की सजा को जब कर सकता है तो ऑप्शन तो आपका डी वाला ही है। ठीक है, गलत पूछा है तो गलत कौन सा है आपका? डी वाला ही आपका गलत है। ठीक है, फटाफट करिएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा भाई तरीके,
भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर बैठने और कार्य करने के हेतु बुलाया जाता है। तो बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाएगा। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय अवलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, केवल एक सही है। सब कुछ पढ़े हो, सब कुछ बताया है, ऐसा कोई भी पावर नहीं है जो मैंने आपको बताई नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 किसके पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति है? तो 143 राष्ट्रपति के पास है। किसके पास में है? तो राष्ट्रपति के पास में है कि भैया किसी मामले पर कोई प्रश्न उठता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेगा तो सलाह देना उसका जरूरी है, ठीक है, लेकिन सलाह मानना राष्ट्रपति के हित में है या नहीं है, या वो राष्ट्रपति सलाह मानेगा या नहीं मानेगा, इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते। सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो पहली महिला न्यायाधीश तो मैंने आपको पढ़ाया था, न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी। कौन है? न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है आपके, ठीक है, लीला सेठ। सर्वोच्च कोर्ट के, ये सर्वोच्च न्यायालय के जजों को हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? केवल राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? केवल राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहां तक समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है हमारे। व्हाट्सएप हमें कर लीजिएगा जिससे आपको पीडीएफ मिल जाए, ठीक है, ओके, ठीक है, ये नंबर है आपका जिससे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वरना लिंक पर जाइएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, पहले कमेंट करिएगा, उसके बाद वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।